हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदिति है और मैं सारांश भैया की सिस्टर हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2024 में, जिसमें मैं प्री क्लियर कर पाई थी और मेंस भी क्लियर कर पाई थी। मेरा इंटरव्यू ओवर हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ स्टडी टिप्स शेयर कर दूँ इस चैनल पर। तो मेरे बारे में कुछ डिटेल्स। मैं 2022 में पास आउट हो गई थी DU से, और मेरा कोर्स था BA प्रोग्राम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। और फिर उसके बाद मैंने 2023 में अटेम्प्ट दिया था, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसमें मैं प्री ही नहीं क्लियर कर पाई थी। और तैयारी के लिए मैंने दिल्ली जाकर कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने घर से ही तैयारी करी थी और उसमें यूट्यूब और टेलीग्राम ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, और अब हम लोग वीडियो पे चलते हैं, जिसका टॉपिक है कि मैंने क्या गड़बड़ करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसको मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में सही किया और प्री क्लियर कर पाई। अगर मैं कोचिंग के मार्क्स की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे प्री में 108 से 112 के बीच में मार्क्स बन रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मार्जिन वाले स्कोर्स नहीं है, एक ठीक ठाक स्कोर है। मे बी फॉरेस्ट कट ऑफ भी मेरा क्लियर हुआ होगा, वो बात अलग है कि मेरा साइंस से ग्रेजुएशन नहीं था, तो मैं उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। बट मतलब मेरे GS में मार्क्स ठीक ठाक थे, तो मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया दे सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गड़बड़ हुआ था और सेकेंड में क्या मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चीज़ें ठीक करी थी, वो क्या थी, और उनको करने के बावजूद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं हुआ, तो पहले वही देख लेते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो पहली चीज़ सही करी थी वो ये करी थी कि मेरे सोर्सेज लिमिटेड थे, क्योंकि मैंने टॉपर्स की बातें सुनी थी। आपने भी सुनी होगी, टॉपर्स टॉक जो विजन पे मोस्टली आती हैं, वो अक्सर ही कहते हैं कि लिमिट योर सोर्सेज। तो मैंने उनको फॉलो किया, बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि आपको शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं। मैंने भी नहीं मारे थे, ना ही फर्स्ट अटेम्प्ट में और ना ही सेकेंड अटेम्प्ट में। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं किया था। जैसे कि कई लोग होते हैं कि कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसकी भी शॉर्ट नोट्स पढ़ना प्रेफर करते हैं या ढूंढते हैं, ऐसा मत करिए। जो चीज़ें जिनमें कंसेंसस है टॉपर्स का कि वो आपको पढ़ना ही है, जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, वो चीज़ें आप पढ़िए। सेकेंड चीज़ जो मैंने सही करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, वो थी कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था एटलीस्ट वंस। कुछ सब्जेक्ट्स का एक ही बार सही कर पाई थी और सही से रिवाइज नहीं हुआ था और उसमें कुछ गड़बड़ी थी, बट एटलीस्ट मैंने कंप्लीट किया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि मैंने छोड़ दिया हो। और थर्ड चीज़ जो मैंने सही करी थी वो ये था कि मैंने मॉक्स दिए थे और उनको एनालाइज किए थे। इनफैक्ट उसको एनालाइज करने में मुझे 5 से 6 घंटे भी लगते थे, और फिर भी मैंने वो किया था। इसके बाद भी मैंने कुछ मिस्टेक करी थी मॉक्स में ही, बट एटलीस्ट इस बात को मैंने नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी जो कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव कर ली। तो पहली मिस्टेक तो मुझसे ये हुई थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रिवीजन था वो अनसिस्टमेटिक और हैपजर्ड था। तो इसका मतलब ये था कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दिया था और कुछ को कम दिया था, और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक 3 बार रिवीजन नहीं हो पाया था। इसमें मैंने इम्प्रूवमेंट सेकेंड अटेम्प्ट में ये करी कि मैंने अपने ये प्लानिंग वाले पार्ट को आउटसोर्स कर दिया और शिवन सर का प्लान फॉलो किया, जो कि फ्री इनिशिएटिव था लास्ट ईयर और इस साल भी है। आई थिंक उस प्रोग्राम का नाम स्टेप इनिशिएटिव है। तो उसमें उन्होंने 3 फेजेस का एक प्लान दिया है, जिसमें जो जैसे 2024 जो मैंने फॉलो किया था उसमें 16 जून को डी डे था, या यूँ कहे कि एग्ज़ाम डे था। तो उसको उससे 15 दिन पहले तक ये स्लॉट था थर्ड रिवीजन का, जिसमें हर एक सब्जेक्ट एक दिन में ही रिवाइज करना था। उसके बाद जो सेकेंड रिवीजन फेज़ था उसमें हर एक सब्जेक्ट को 3 या 4 दिन दे के रिवाइज़ करना था। उसके पहले जो फर्स्ट फेज़ ऑफ रिवीजन था, जो कि जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था, उसमें हर एक सब्जेक्ट को 2 हफ्ते 14 से 15 दिन दे के अच्छे से थॉरली कवर करना था। तो ये प्लान मैंने फॉलो किया था, जिसकी वजह से मेरा रिवीजन बहुत ही सॉर्टेड हो गया था, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ था और एक दिमाग में टेंशन नहीं थी।
एक कैveat यहाँ पे ये है कि ये पूरा प्लान एकदम 100% आपसे मे बी फॉलो ना हो पाए, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझसे भी 80% ही हो पाता था, और उतना भी आप कर लें तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। और सर के चैनल का नाम आप लोग जानते ही होंगे, क्लैरिटी फॉर यूपीएससी बाय डॉक्टर शिविन, और इस प्लान को आप भी देख सकते हैं। फ्री इनिशिएटिव है और काफ़ी हेल्पफुल है, और इसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स भी बताई हैं। मैंने तो आपको एक रफ आइडिया बस दिया है कि क्या चीज़ मेरी हेल्प करी। उसके बाद सेकंड जो मैंने मिस्टेक करी थी वो ये करी थी कि मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट मैंने टॉपर्स की बात नहीं सुनी थी, बट अब मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि स्टैटिक इज़ द किंग। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मंथली मैगज़ीन फॉलो करी थी, और उसको फिर रिवाइज़ करने में एग्ज़ाम के एग्जैक्टली 1-1.5 महीने मैंने 1 महीना पूरा लगा दिया था, और डेली 2 से 3 घंटा देती थी मैगज़ीन को। तो वो बहुत ज़्यादा था, जो जितना मैं एफ़र्ट उसमें डाल रही थी और जितना उसका आउटकम था वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट था। उसकी वजह से मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं हुआ प्रीलिम्स। तो ये चीज़ आप मत करिएगा। जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया वो PT 365 को फॉलो किया। उसमें भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मिनिमम टाइम नहीं, सॉरी ये मैक्सिमम टाइम है, कि जो मैक्सिमम टाइम आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं वो 2 आवर्स अ डे है, क्योंकि आप और चीज़ों को फिर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर इससे कम हो पाए, जैसे 1 आवर हो पाए या 1.5 आवर हो पाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। बट 2 आवर से ज़्यादा करंट अफेयर्स को देने का कोई मतलब नहीं है। आप पूरे का पूरा छोड़ भी देंगे ना वो करंट अफेयर्स, तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मे बी 2 या 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम। बट अगर उतने में आपने अपना स्टैटिक का रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ना, तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी, आपके जो कोचिंग के मार्क्स हैं उस पर भी, और हर जगह। तो करंट अफेयर्स को बस 2 आवर्स अ डे पे कैप कर दीजिए, इससे कम ही करिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करिए। ये मिस्टेक मैंने अपनी इम्प्रूव करी थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सेकेंड अटैम्प्ट में, कि करंट अफेयर्स को बहुत कम टाइम दिया था। जहाँ पे मैंने 2 आवर्स अ डे आपके लिए लिखा, जो मैं देती थी वो 1 आवर्स अ डे होता था। और कई बार ऐसा होता था कि मैं नहीं भी पढ़ती थी करंट अफेयर्स, क्योंकि CSAT भी पढ़ना होता है, छोड़ देती थी कई बार करंट अफेयर्स, और मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए करंट अफेयर्स के फिर भी। तो ऐसा होता है, उसकी टेंशन मत लीजिए, स्टैटिक पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ जो मैंने गड़बड़ करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ एनालाइज तो करी थी, बट उसको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो हुआ यूँ था कि मैं जब एनालाइज करती थी तो मैं सॉल्यूशंस को देखती थी और उनको अंडरलाइन कर लेती थी। तो उससे ये होता था कि मेरे जो रिवीजन के लिए जो अल्टीमेटली मेरे लिए टास्क होता था वो होता था कि उस पूरे सॉल्यूशन को गो थ्रू करना होता था। तो उसको देख के मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, और उसकी वजह से मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया वो ये था कि मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। मैं पहले टाइम में हाईलाइट इसलिए करती थी क्योंकि नोट्स बनाने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरी बहुत मौत आती है, लेकिन फिर भी मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में नोट्स बनाए। और क्योंकि मुझे इतना बेकार लगता है नोट्स बनाना, इसीलिए मैं केवल उन्हीं चीज़ों को लिखती थी जो कि एक तो मुझे नहीं पता। पहली चीज़ होती थी कि आई डिडंट नो देम। दूसरी चीज़ ये होती थी कि वो बहुत सिग्निफिकेंट थीम से होता था, तभी मैं उसको नोट करती थी। और ऐसे करके 3-4 और चेक बॉक्सेस थे जो वो फिलफिल करता था कोई डेटा इन्फॉर्मेशन, तभी जाके मैं उसको नोट करती थी। तो उसकी वजह से जो मेरे नोट्स होते थे वो 3 to 4 पेजेस पे होते थे एक टेस्ट के, तो उसको फिर रिवाइज भी कर पाते थे। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हैं कि जो, और खैर ये तो सबका डिफरेंट होता है, बट मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए चीज़ें आसान करनी है। अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो उससे रिवाइज़ करना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आपका दिमाग भी आपको सबकॉन्शियसली बोलता है कि रहने देते हैं उसको। अगर आप 3-4 पेजेस में शॉर्ट कर देंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार ठीक है, चलो ब्रश करते करते ही देख लेता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने ऐसा किया था, एंड इट वर्कड फॉर मी। तीसरी मिस्टेक जो मैंने करी थी वो
जो कि मैंने इस बार इम्प्रूव करी कि मैंने PYQs पढ़े थे पहले अटैम्प्ट में भी, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। तो मैं करती ये थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मैं PYQs पढ़ती थी, बट एक बार पढ़ लेती थी, फिर उसको ऐसा मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं था कि उसको भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैंने PYQs बस ऐसे पढ़े थे कि मैं उनसे फेमिलियर हो गई थी, उनको लर्न नहीं किया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा एफर्ट था कि मैं उनको लर्न कर लूँ, इसीलिए मैंने जैसे बाकी चीज़ों का 3 रिवीजन किया है वैसे ही हर चीज़ का वैसे ही PYQs का भी 3 टाइम्स रिवीजन किया था। उसका तरीका ये था कि फर्स्ट रिवीजन में मैं सारे क्वेश्चंस देखती थी, और जैसे कि मान लीजिए ये पेज है, मैंने PYQ की बुक यूज़ करी थी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होते थे 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही सिमिलरली इस साइड जो क्वेश्चन होता था और फिर ऑप्शंस होते थे और सोल्यूशन होता था। तो फर्स्ट टाइम सब कुछ देखती थी, और मैं गेस करने की कोशिश करती थी आंसर्स को खुद ही। अगर मुझे वो आ जाते थे तो मैं बस केवल अंडरलाइन करके छोड़ देती थी। अगर मुझे लगता था ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लेती थी इस क्वेश्चन के आगे, या फिर हाईलाइट कर देती थी, और ऐसे ही करके मेरे पास कुछ स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाते थे, उनकी लिस्ट हो जाती थी। तो जब मेरा सेकेंड रिविज़न ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए ये स्टार मार्क है और ये स्टार मार्क है, तो जब मेरा सेकेंड रिवीजन होता था तो मैं केवल स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस को ही देखती थी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि बहुत कम टाइम लगता था और केवल वही चीज़ें रिवाइज होती थी जो कि मैं भूल जाती थी। तो इससे रिवीजन एफिशिएंट हो जाता था और इंटरेस्टिंग हो जाता था, और बहुत कम टाइम लगता था। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने 3 टाइम्स रिवाइज़ किया था और स्टार मार्क कर करके रिवाइज़ किया था, जिससे टाइम भी वो प्रोग्रेसिवली कम होता गया। ये इम्प्रूवमेंट मैंने किया सेकेंड अटैम्प्ट में। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने गड़बड़ करी थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो था कि CSAT को नेगलेक्ट कर दिया था। ऑल्दो मैंने अपनी मार्कशीट यहाँ पे अटैच नहीं करी है, बट मेरे आई थिंक 48 मार्क्स थे CSAT में, जो कि बहुत बेकार थे, और 2023 का पेपर भी ख़राब था, लेकिन मैंने उसको निगलेक्ट भी किया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने CSAT को डेडिकेटेड टाइम दिया था, 2 आवर्स अ डे की मेरी कोशिश रहती थी, और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा जो नेक्स्ट मिस्टेक मैंने करी थी वो ये थी कि मैं केवल नॉलेज पे डिपेंड होके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गई थी। इवन तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर UPSC प्री। PCS की प्री की बात अलग होती है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉब्लम ये था कि मुझे एलिमिनेशन की जो बेसिक टेक्निक होती है वो तो आती थी, बट उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैटर्न एनालिसिस पे आती हैं, और जैसे एक चीज़ ऐसी होती है कि जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं UPSC में वो 99% ऑफ द टाइम्स गलत होते हैं। ऑल्दो ये बात थोड़ी और नुआंस्ड है, बट शॉर्ट में अगर बताएं तो ऐसा कहा जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर थी, घर पे बैठी थी, तो मुझे इस चीज़ का पता लगना अभी मुझे लगता है कि मुश्किल ही था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सत्यम जान सर के लिए कि सेकेंड अटेम्प्ट में उनका एक इनिशिएटिव था MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज़, जिसको शॉर्ट में वो कहते थे मैड सीरीज़। तो ये एक प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है, और इसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही बताया कि MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट क्या होता है। तो क्योंकि इसी के बेसिस पे ही मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। मेरा जो स्टार्टिंग नॉलेज था वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी हद तक सही था, लेकिन एक जो MCQ एप्टीट्यूड होने की वजह से कॉन्फिडेंस आता है कि आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि UPSC में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि सिलेबस से मतलब कुछ अलग ही होते हैं, और वो आपके एनालिटिकल स्किल्स के आधार पे सॉल्व किए जाते हैं, या एनालिटिकल स्किल्स से ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगी कि आपके MCQ सॉल्विंग एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्योंकि सत्यम जान सर की सीरीज़ आ गई थी, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था,
और बहुत हेल्प मिली थी। इनके चैनल का नाम है अंडरस्टैंड यूपीएससी और इसको आप देख सकते हैं इस एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए। बट अगेन खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। 7th मिस्टेक जो मेरी थी वो थी कि मैंने कुछ सेंसलेस प्रिजम्पशंस बना लिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब मेन तो ये मैंने एक प्रिज्यूम कर लिया था कि अगर मेरे टेस्ट सीरीज़ में 100 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा प्री तो इस बार हो रहा है, और अगर नहीं आते हैं तो मेरा प्री डाउटफुल होगा। ये मुझे पता नहीं कहाँ से ये आइडिया मिला था, लेकिन ये था जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो गया था, क्योंकि नहीं आ रहे थे 100+ मार्क्स। 1-2 बार आ रहे थे तो ये लगता था कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, तो उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में जो है फिर से मेरे 100+ नहीं आए। अच्छे जब मार्क्स आते थे तो वो 89 से लेके 100 के बीच में होते थे। कभी कभी जाते थे 100 के पार, बट वो अगेन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता था। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अगेन टॉपर्स की इस बात को सच में सुना और समझा कि मॉक्स जो होते हैं और जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उनके मार्क्स जो होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं। तो जब ये चीज़ मैंने खुद को समझाई और इंटरनलाइज करा, तब जाके मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन पाया, जिसकी वजह से मैं पेपर को बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाई और क्लियर कर पाई। तो आपके लिए भी यहाँ पे एक लेसन है कि आपको फालतू के अपने लिए कंडीशंस नहीं बनानी कि मेरा अगर ये हो जाता है तो मेरा तो प्री क्लियर होगा ही। आप मेहनत करिए, आप 8 आवर्स अ डे पढ़िए और अपनी ओर से सारा हार्डवर्क पुट करिए, और कोई भी कंडीशंस मत लगाइए कि ये होगा तब मेरा क्लियर होगा। आप मेहनत करें तो आपका होगा ही, केवल मेहनती बच्चों का ही होता है। अब ये तो मैंने मिस्टेक्स डिस्कस कर ली कि जो मैंने करी थी और जिनमें इम्प्रूव किया सेकेंड अटेम्प्ट में। कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ऐड करी, जो कि किसी मिस्टेक से एसोसिएटेड नहीं है, बट स्टडी टेक्निक से कह सकते हैं एसोसिएटेड है, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो पहली तो वो चीज़ है कि विजन अभ्यास की वजह से एक सिम्युलेशन मिल गया था मुझे। ऑल इंडिया रैंकिंग भी थी, बट वो तो सेकेंडरी चीज़ है। बट जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो उनको ना बहुत एंजाइटी हो जाती है जब आप एग्ज़ाम में जाते हो डायरेक्टली, स्पेशली फर्स्ट अटैम्प्ट जो देते हैं उनको हो जाती है। मुझे भी हो गई थी। मैं इनफैक्ट सेंटर पे गई थी और रोई थी सुबह सुबह, ये सोच के कि जो मेरी टेंशन बिल्डअप हुई है वो शायद निकल जाए रोने से। बट नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा अच्छा पेपर नहीं गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन विजन अभ्यास देने की वजह से जो सेकेंड अटैम्प्ट में ये रहा कि मैं 3 बार सेंटर पे जाके दे आई थी अकेले। तो जब चौथी बार जाना था तो वो बिल्कुल ऐसा प्रोसेस था जैसे कि मैं उस चीज़ के लिए यूज्ड टू थी। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक सिमुलेशन हेल्पफुल रहा। तो आप भी कर सकते हैं किसी भी टाइप का सिमुलेशन, क्योंकि बाकी टेस्ट सीरीज़ घर पे मैं लगाती थी। तो विजन अभ्यास में क्योंकि और बच्चे भी बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, सेंटर पे इकट्ठा होते हैं, तो बिल्कुल यूपीएससी जैसा ही फील आ जाता है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और 9th overall and second among the techniques that I used only in second attempt was this use of flash card. तो फ्लैश कार्ड से ये हेल्प होती है, ये मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में करा, कि जो आपकी जो चीज़ें आपको डराती हैं कि ये तो याद ही नहीं होता, उनको रोट लर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप लिटरली कोई भी एक डेटा सेट डिसाइड कर लीजिए और उसको आपको रोट लर्न करना है, फ्लैश कार्ड में डाल दीजिए, हो जाता है काम इजी, वो लर्न हो जाता है। वो आपका एक लर्निंग कर्व के बेसिस पे फॉर्मुलेटेड होता है, जिसकी वजह से जो भी रोट लर्न वाली चीज़ होती है वो हो जाती है। मैंने जो यूज़ किया था एक ऐप था एंकी प्रो करके, तो उसको यूज़ किया था। उसके पहले मैं क्विजलेट भी यूज़ करती थी, बट उसमें ना आई थिंक पेड वर्जन में ही होता है वो वाला टेक्निक, रिपीट स्पेस्ड रेपिटेशन वाला जो होता है वो इसमें शायद फ्री में नहीं होता है क्विजलेट में। तो इसीलिए इसको पहले यूज़ करके इसको छोड़ दिया, एंकी प्रो यूज़ किया। इसमें फ्री वर्जन में भी वो होता है स्पेस्ड रेपिटेशन वाले ही चीज़ को यूज़ करके आप फ्लैश कार्ड यूज़ करिएगा, उससे हेल्प होती है एंकी प्रो ऐप डाउनलोड करके। तो कुछ चीज़ें हमें रोट लर्न करनी होती हैं, जैसे कि
रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस, और नेशनल पार्क्स और ये सब। अच्छा, इसके अलावा मेमोनिक्स भी बहुत काम आते हैं, तो वो भी है इस चीज़ में। वो फ्लैश कार्ड से डिफरेंट है, बट मेमोनिक्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं, हालांकि बहुत स्टूपिड शुभ कामना, संतोष, तीसरी रैंक आई है। तो शुभ से शुभांशरी, काम से कामे, मान से मानस रिवर, संतोष से संकोही रिवर, ती से तीस्ता और रैंक रैडक। तो ये नदन ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, तो मैंने ऐसे याद किया था। ऐसे करके सारे रिवर्स की मैंने ट्रिब्यूटरीज बना ली थी, ट्रिब्यूटरीज के मेमोनिक्स बना लिए थे, तो काफ़ी वो भी सही था। और लास्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में रखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं था, वो था पॉजिटिव रिलेशन विद स्टडीज़। पहले अटेम्प्ट में ये था कि एक तो फिक्स्ड टाइम था पढ़ने का, उसके अलावा जो टाइम होता था उसमें मैं पढ़ती नहीं थी, कुछ और करती थी, जैसे कुछ भी घर के कामों में हेल्प कर देना, या फिर मे बी किसी सोशल मीडिया को कंज्यूम करना। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में, और हाँ, इसके साथ साथ ये भी था कि स्ट्रिक्टनेस थी काफ़ी, कि जब पढ़ रहे हैं तो टेबल चेयर पे ही बैठना है और स्ट्रेट ही रखना है अपनी बैक को, और एक वो इन्वायरमेंट उस टाइप का। सेकेंड टाइम आपको शायद ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगे, बट मैं पूरे टाइम पढ़ती थी। इवन जो मेरे ब्रेक्स होते थे उसमें भी मतलब कुछ इंटरेस्टिंग जो लगा वो खोल लिया यूट्यूब पे ही, तो उससे क्या होता है ना कि इंटरेस्ट भी आता है स्टडीज़ में, और एक आपका माहौल वैसा बना रहता है कि पढ़ाई वाला ही माहौल है। और उसके अलावा कि जैसे बैठने का मन नहीं कर रहा है तो आप लेट के पढ़ लीजिए, अगर लेटने का मन नहीं कर रहा है तो वॉक करके पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने को मत टालिए। अपने जो भी अदर एक्टिविटीज़ है उसके साथ पढ़ाई को इंक्लूड कर लीजिए। इससे ये होता है कि आपका स्टडीज़ के साथ एक नेगेटिव इमोशंस नहीं एसोसिएट होते हैं कि यार पढ़ना है तो एकदम कमर तो दर्द करानी पड़ेगी बैठ के, और या फिर पढ़ना है तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, त्याग करना है, नहीं। उसको आपको कोशिश करना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो फ़न हो, तो उस फन हो मीन्स इन्जॉयबल हो। इसके लिए मैं बहुत बार सॉन्ग्स चला लेती थी, और सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, कभी डांस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। ओवरऑल आपका मोटिव होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन को बोरिंग और टॉर्चर नहीं बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग और फन बनाना है। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अगर लेसन्स टू बी लर्नड यानी एक समरी की बात करें कि मुझसे आपको क्या चीज़ें लेके इस वीडियो से ज़रूर जाननी चाहिए, तो वो तो यही है कि एक तो आपको सीरियस बहुत हो रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा होगा, मैंने इवन अगर डायरेक्टली नहीं बोला है, कि जो नंबर ऑफ़ आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन है। और अगर आप आवर्स देंगे तभी तो आप खुद को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आपने मेहनत करी है, तभी आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि टॉपर्स की बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो अक्सर अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं और हम लोग कई बार भूल जाते हैं, तो उनको उनके टॉक्स को आप रिविजिट भी कर सकते हैं। जैसे कभी बोर भी हो रहे हैं तो टॉपर्स टॉक खोल के ऐसे इंटरेस्ट के लिए सुन लीजिए, क्योंकि वो पहली बार में कई बार ऐसा होता है मैं नहीं समझ में आता, जैसे करंट अफेयर्स वाली चीज़ मेरी नहीं समझ में आई थी, बट जब सेकेंड अटेम्प्ट में मैं आई तो उस बात को मैं सही से खुद से रियलाइज़ कर पाई कि हाँ, करंट अफेयर्स में इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। और थर्ड चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीसैट को नेग्लेक्ट मत करिए, उसको डेली 2 आवर्स दीजिए। वो और वो उतना देंगे तो पक्का हो ही जाएगा, वो आफ्टर ऑल क्वालिफाइंग है, लेकिन हाँ उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उसको 2 घंटे बस दीजिए डेली, हो जाएगा काम। और चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि
कि डिसिप्लिन रहिए और पॉजिटिव रहिए, और बस यही है। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम आपको क्लियर हो जाएगा। और एक ये भी एक ऐसा चीज़ देखा जाता है कि एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि जो लोग क्लियर करते हैं प्रीलिम्स उनको बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या उनको कोई अलग सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। तो वो एक परसेप्शन में बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री का एक हिडन मोटिव है जिसकी वजह से वो ऐसा चलाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जब वो ऐसी बात करते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ही क्लियरली आपको देखनी चाहिए कि वो जब ज़्यादा स्टडी मटेरियल पढ़ने को कहते हैं, जैसे कहेंगे कि लक्ष्मीकांत के अलावा आप एक्ट्स पढ़ लीजिए, बेयर एक्ट पढ़िए, तो उस चीज़ में मत पढ़िए, क्योंकि आप ये सोचिए कि प्रैक्टिकल क्या है एक ह्यूमन के लिए, क्योंकि जो अल्टीमेटली 14,000 लोग क्लियर करेंगे वो भी ह्यूमन्स हैं। तो उसी अप्रोच उसी से देखिए कि आप वो क्वेश्चंस केवल सही करिए जो सब लोग सही करने वाले हैं और जो प्रैक्टिकल है। इन प्रैक्टिकल चीज़ों को सुन के ही एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लीजिए और सोच लीजिए कि ये लोग केवल अपने मोटिव, अपने हिडन इंटरेस्ट के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कोचिंग वाले। और इसीलिए अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा बात सुनिए, और ये जो कोचिंग वालों की गिमिक्स होती हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। बस यही कहना था मुझे। आगे की वीडियोस में मैं और डिटेल में कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।